यूएसए पे क्या इम्पैक्ट आएगा? मैंने पहले बता रहा हूँ, वर्ल्ड पे अगर एक जगह पे कुछ भी गलत होता है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू शेल्फ इट आउट। अगर आप अपने आप से शील्ड कर लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो भी उस सिचुएशन में जब पूरा वर्ल्ड जो है यूनाइटेड है। तो सी दिस थिंग, ये चैप्टर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इन्होंने रखा है इसमें, बिलीव मी, ये पूरा इकोनॉमिक्स। तुम इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री देख रहे हो कैसे, सी दिस थिंग। अब देखो यूएस के बैंक है, ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक लगाना, बहुत इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक से कर लेंगे हम इसको। यूएस के बैंक है, वो पैसा दे रहे थे, हमने मनी एंड क्रेडिट में देखा था ना, लोन्स देते हैं, ठीक है। यहाँ से लोग पैसा बैंक में सबमिट कर रहे हैं सेविंग में, बैंक लोन दे रहा है लैंडिंग रेट में। जब भी क्या होता है कि फॉल इन प्राइस होगा, फॉल इन प्राइस होगा या डिप्रेशन होगा, तो यूएस के बैंक ने क्या किया, अपने जो लैंडिंग के रेट से, इंटरेस्ट रेट होता है, उसको बोलते हैं बैक लोन्स, के रेट कम कर दिए ताकि लोग और ज्यादा लोन ले सके। क्यों? बिकॉज यूरोप में तो आपने पैसा देना बंद कर दिया, आपको अपना इनकम जनरेट करनी है, तो यूएस में पैसा देना पड़ेगा। यूएस में एक लोन क्यों ले लो, आपके रेट बहुत हाई है, ऑफर नहीं डाल देते कि ऑफर आ गया है तो बाय वन बाय टू गेट थ्री, तो वो ऑफर दे दिया इन्होंने कि हमने अपने जो रेट थे वो स्लैश कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखना, यूएस की इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पेक्ट आएगा। फार्मर जो है वो अपनी हार्वेस्ट को सेल नहीं कर पा रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा है, यूरोप में जा नहीं पा रहे, यूरोप से भी डिमांड कम होगी, खुद की कंट्री के लोग भी सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, हाउस होल्ड खत्म हो गए, रूइंड, एंड बिजनेस कोलैप्स हो गए। बिजनेस कोलैप्स होंगे तो हमने पहले देखा था, अभी जब इनकम राइज हुई थी तो ये सब लोग क्या कर रहे थे, लोन ले रहे थे ना। किस चीजों के लिए लोन ले रहे थे? घर के लिए, होम लोन्स, कार लोन्स, कंज्यूमर लोन्स। अब ये लोग रीपे इस लोन को कर नहीं पाए। अगर तुम गाड़ी की फाइनेंसिंग कराते हो, गाड़ी लोन पे लेते हो, और मान लो तुम ईएमआई देना बंद कर दोगे, तो बैंक क्या करेगा? बैंक तुम्हारी गाड़ी को ले जाए। तुम कंसेंट साइन करते हो जब तुम लोन लेते हो ना, यू साइन दिस कंसेंट कि अगर मैं लोन पे नहीं कर पाया तो यू कैन कैप्चर माई कोलेट्रल। तो यूएस के बैंक के भी साथ भी हो रहा था कि लोगों ने पहले तो लोन ले लिए, कार के लिए, फ्रिज के लिए, घर के लिए, वो पे नहीं कर पा रहे, तो फिर यूएस के बैंक्स ने उसको ले लिया। ये जो पॉलिसी थी, मैं बता था कंज्यूमर कल्चर की, स्पेंड करना है, बहुत ज्यादा स्पेंड करना है, सुपर मार्केट में जाना है, वहां से डेली चीजें लेके आनी है, बल्क में चीजें लेनी है, और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमरिस्ट, कंज्यूमर कल्चर। मतलब कंज्यूमर पे इतना फोकस है, कंज्यूमर को डिस्काउंट चाहिए, कंज्यूमर को डेली शॉपिंग करनी है। बट ये जो कंज्यूमरिस्ट प्रोस्पेरिटी है 1920 की, ये एकदम से खत्म होगी लाइक ए पफ ऑफ डस्ट। क्यों खत्म होगी? बिकॉज इकोनॉमी डाउन है, इट इज नॉट वाइज। अब कोविड के टाइम पे मान लो तुम स्पेंड कर रहे हो, तुम अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, या फिर तुम कुछ चीजें सेल करने के लिए करो, ऑब्वियसली सब लोग को पता है ना कि अभी लोग जो है स्पेंड नहीं करेंगे। दिस वाज द थिंग। एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है तो ऑपोजिट होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग अब काम करने के लिए कहाँ जाएंगे? हैव टू ट्रेवल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, और पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कैसे होता है? यही चीज यहाँ पे, लोग सेविंग में पैसा दे रहे हैं, आप लैंडिंग में बाहर भेज रहे हो, बट अगर ये पैसा वापस नहीं आएगा, यहाँ से मनी कट हो गया, तो इन लोगों को पैसा वापस कैसे दोगे? दिस हैपेंड विद यस बैंक, कोलैप्स हो गया बैंक, अभी वापस से आ गया है, बट दिस हैपेंड विद यस बैंक, दिस हैपेंड विद पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक कॉर्पोरेशन। तो ये हुआ, कोलैप्स हो गया, बिकॉज लोगों ने लोन तो ले लिया था ये सोच के कि सैलरी आ रही है, लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और चीजें खरीद लेते हैं, बट जॉब ही नहीं रहेगी तो आप फिर पैसे दे ही नहीं पाओगे। तो बैंक्स को यहाँ पे नुकसान हुआ, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया, और thousands of banks went bankrupt and were forced to close। बैंक बंद हो गए, बैंक्रप्सी होती है। बैंक्रप्सी क्या होती है? जब आप ये डिक्लेयर कर दो कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं। इस बैंक ने से बोला तो नहीं था, बट लोगों को पता चल गया था कि बैंक के पास अभी पैसा ही नहीं है, आप बैंकरप्ट हो चुके हो, ठीक है। कितने नंबर थे? ऑलमोस्ट 1933 तक 4000 बैंक थे, वो बंद हो गए,
और 1932 तक 110,000 कंपनीज कोलैप्स हो गई। इमेजिन इसके कितने ज्यादा तो एम्प्लॉइज होंगे, कितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे, सबके सब जो है उनके पास में अफेक्ट हुए। अब ये क्या कंटिन्यूअसली चल ही रहा था? नहीं, 1935 तक रिकवरी शुरू हो जाती है। मैंने बताया ना साइन वेव चलेगी, साइन वेव में अगर राइज हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, तो फिर से राइज तो होगा ही ना, तो दिस इज साइन वेव। ये तो होता है वेव, अगर डाउनफॉल हुआ है तो अब भी होगा ना, यहाँ से प्लस होना फिर से शुरू। ये प्लस होना कब से शुरू होगा? 1935 से। पर क्या इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सेम रहेंगे? वो इफेक्ट ऑब्वियसली सेम नहीं रहेंगे। किस किस पे इफेक्ट आएगा? वी विल कंटिन्यू दिस, सी दिस थिंग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यू मे रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट होगा। ओके, यस अंतिका। सर आपने कहा था कि यूरोप के लोगों ने यूएसए के लोगों से लोन लिया था और फिर वो नहीं कर पा रहे थे, तो सर यूएसए के लोगों ने कुछ नहीं किया अगर उन्होंने पे नहीं किए उनके लोन वापस? लोन हमेशा होता है ना, जैसे तुम अगेन म्यूट मत करना खुद को, मतलब म्यूट मत करना। लोन जैसे ओके तुम, सर। जैसे लोन मैंने देखा था बैंक में, जब भी लोन देते थे कोलेटरल होता है, मतलब कुछ अमाउंट देते हैं हम कि ये वापस ले लेना, नहीं दे पाए तो। ऐसे जब वन टू वन जो लोन होते हैं ना, तो उसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि प्रॉपर्टी भी दे देते हैं लोग, कुछ भी वो कोलेटरल देना पड़ता है। वो कोलेटरल दे देते हैं लोग, अगर नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो, उस कोलेटरल को ले लेंगे। ये हुआ था। ओके सर। ओके, सो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इफेक्ट। इफेक्ट हम देखेंगे इंडिया पे, और इस चीज में देखना कि कहाँ तो अमेरिका, कहाँ पे ब्रिटेन, और कहाँ इंडिया, और कहाँ 1920s का टाइम, लेकिन स्टिल डिप्रेशन का इफेक्ट इंडिया के अंदर। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जब जैसे अर्थक्वेक आता है ना, तो ट्रेमर्स आता है। अर्थक्वेक हमेशा से ट्रेवल करता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे तुमने सीन्स देखे मूवी के, तो उसके अंदर जो जो लैंड होती है उसके अंदर क्रैक्स आते जाते हैं, ठीक है? तो एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुआ तो दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक होगा, लोगों की लाइफ, इकोनॉमी, सोसाइटी पे इम्पेक्ट होगा। 19th सेंचुरी के बाद में क्या हो रहा था इंडिया के अंदर? कॉलोनीज आ गई थी, कॉलोनी बन गया था इंडिया, इसका ब्रिटेन का। क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहा था? एग्रीकल्चर गुड्स। क्या चीज इंपोर्ट कर रहा था? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। देखा था ना, कॉटन जो है बाहर भेज रहा था, एग्रीकल्चर गुड लेके क्या आ रहा था? टेक्सटाइल्स, ठीक है? इंडिया की जो एक्सपोर्ट थे, ठीक है, इसका मार्केट कौन था? इसका मार्केट था टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मार्केट हमारा, सॉरी, कॉटन का जो मार्केट था वो था हमारा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के पास में अगर ये हो गया स्लो डाउन, ये देखो इंपोर्ट हमारे हाफ हो गए 28 से 32। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, इंडिया के वीट भी बाहर जा रहा था बिकॉज ब्रिटेन के लोग फाइट कर रहे थे। अब वो वॉर खत्म हो गई तो वीट का प्राइस भी हाफ हो गया। वीट का प्राइस हाफ होगा तो देखो, एक चीज के लिए देखना है, ये चीज सिंपल सा कंसेप्ट है। तुम जो है मार्केट में जब जाते हो, तुम आशीर्वाद आटा बाय करते हो। कल को अगर आशीर्वाद आटा का जो रेट है वो हाफ हो जाए, ठीक है, तो फायदा तुम्हें होगा बिकॉज तुम कंज्यूमर हो। नुकसान किसको होगा? फार्मर को होगा, बिकॉज अब आशीर्वाद कंपनी आईटीसी जो है उनको कम कम अमाउंट देगी बिकॉज रेट गिर गए हैं। यही लैंग्वेज, इसका मतलब यही है कि पीजेंट और फार्मर सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर। तुम अर्बन ड्वेलर, तुम सब चीजें बाय कर रहे हो, बट पीजेंट और फार्मर है, उनको डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें। दूसरी चीज क्या देखोगे? अगर पीजेंट और फार्मर थे, फार्मिंग कर रहे थे, उसके साथ ही साथ में क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे, रेवेन्यू पे कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, कर रहे थे ना? तो टैक्स पे कर रहे थे, तो ये लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे। लगान मूवी देखी थी ना? लगान मूवी में क्या हुआ था? बारिश नहीं हुई थी, फेमाइन आ गया था, ठीक है? बारिश नहीं हो रही थी, फेमाइन आया था, तो क्या करते हैं कि उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया था कि लगान को कम कर दो, टैक्स को कम कर दो। बट वो नहीं कर पाए, तो फिर मैच हुआ। वो क्यों हुआ? बिकॉज डिमांड थी रेवेन्यू कम करने की, टैक्स कम करने की। अब
अब यहाँ पे इन लोगों पे डिमांड करेंगे सर टैक्स कम कर दो, बट ऑब्वियसली ये लोग क्यों ही मानेंगे। पीजेंट्स वर द वर्स्ट हिट। पीजेंट में एक और एग्जांपल होता है एग्रीकल्चर में, याद करो जूट का प्रोडक्शन। जूट का प्रोडक्शन बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज डेल्टा है, वहां पे बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है। रॉ जूट जो होता है ना, रॉ जूट हमारे पास हम यूज नहीं करते हैं, उसको हम गनी बैग्स बनाते हैं। गनी बैग्स क्या होता है बताओ, अनम्यूट करो, बताओ व्हाट इज गनी बैग। हनी वैक्स। गनी बैग्स। अच्छा, सर बोरी। बोरी को इंडिया के अंदर कंपलसरी होता है कि तुम जो है बोरी को यूज करोगे किसमें, शुगर की पैकिंग में। कंपलसरी रूल बना रखा है गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये गनी बैग्स बन रहे थे रॉ जूट के, अभी प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, तो गनी बैग्स को कौन खरीदेगा, गनी बैग्स को कोई खरीदेगा नहीं, तो जूट को कौन खरीदेगा, जूट को कोई नहीं खरीदेगा, तो जूट के प्राइस जो है 60% कम हो गए। डिमांड एंड सप्लाई। अब पीजेंट क्या करता है ना, पीजेंट की लाइफ में क्या होता है, याद करो एग्जाम्पल स्वप्ना वाला, इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट में। एक और एग्जाम्पल हमने देखा था बिजनेसमैन में, वो शू ट्रेडर सलीम वाला। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, क्यों, बिकॉज एट टाइम्स अच्छे दिन आएंगे और हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी, ज्यादा कमाएंगे, फिर हम ज्यादा इनकम आएंगे, ज्यादा इनकम आएंगे तो हम ज्यादा लोन ले सकते हैं उस उम्मीद में। ठीक है। बट होता क्या है ऑपोजिट, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गिर गया, बेच ही नहीं पा रहे अपना प्रोडक्ट, सेल भी करेंगे तो लोन तो पे नहीं कर पाएंगे, इतना ही पैसा होता है, तो और ज्यादा डेट हो गया। ठीक है। सीधी इस पोएम, ये पोएम जूट फार्मर्स के ऊपर ही है। इस पोएम में अगर तुम देखोगे, सो सिंपल से फिलोसफी, ग्रो मोर जूट, ग्रो मोर विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश। ठीक है। कॉस्ट एंड डेट ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट्स डैश्ड। बिकॉज कॉस्ट और डेट, कॉस्ट कम हो गई है, डेट राइज हो रहा है, तो हमारी जो भी होप है वो डैश हो गया, डैश मतलब खत्म हो गए। when you have spent all your money and got the crop off the ground, तो आप पूरा सेल कर देते हो, trader sitting at home will pay only 5 amount, 60% कम अमाउंट हो गया है। और ये पे कौन करता है, ट्रेडर्स, मिडल मैन होते हैं। फार्मर, अभी जो फार्म बिल पे मेजर इशू है, फार्मर जो होता है वो ट्रेडर को सेल करता है, ट्रेडर सेल करता है हमें, कंपनी को करता है मान लो, तो कंपनी से आता है तुम्हारे पास, बस। फॉर एग्जाम्पल आशीर्वाद आटा, ठीक है, बीट आया फार्मर का, उसके बाद वो ट्रेडर को बेचेगा, ट्रेडर आईटीसी आशीर्वाद को बेचेगा, आशीर्वाद तुम्हें बेचेगा। दिस इज द सप्लाई चेन। जो यहाँ पे वीट का प्राइस लेट्स से अगर 10 है, तो यहाँ से आते आते क्या हो जाता है, लगभग 40-50। दिस इज द सप्लाई चेन। तो यहीं पे लास्ट लाइन पे वो लोग यही कह रहे हैं कि घर बैठ के ट्रेडर जो है यार ओनली पेइंग ₹5 अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, करेंसी, मतलब करेंसी तो नहीं, बट दो जूट के हीप्स बनाते हैं, जैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। अक्रॉस इंडिया क्या होगा, देखो पीजेंट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, क्वेश्चन आएगा हु आर द मोस्ट अफेक्टेड, तुम्हारे पास सीधा सा आंसर होगा पीजेंट वर द मोस्ट अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल सी दिस थिंग, पीजेंट की इनडेटेडनेस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा उन पे डेट आ गया है, उनकी सेविंग्स खत्म होगी, सेविंग्स खत्म हो जाएंगे तो लोन लेने पड़ेंगे। लोन जब खत्म हो जाता है, जो अभी डाउट पूछा था अंतिका ने, मोर्टगेजिंग बोलते हैं उसको। मोर्टगेजिंग मतलब गिरवी वाला, मतलब तुमने कोलेटरल दिया तो लैंड के पेपर दिए, तो फिर लैंड, फिर उसके बाद में बैंक ले लेंगे, मनी लेंडर वापस ले लेंगे, और फिर जब उसको जब वो बेच देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोर्टगेजिंग। ज्वेलरी को सेल कर दिया, प्रीशियस मेटल्स को सेल कर दिया, बिकॉज दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस। ठीक है। इन डिप्रेशन ईयर में इंडिया जो है became an exporter of precious metals, notably gold. Why ऐसा कैसे हुआ बताओ, अनम्यूट करो, बताओ मुझे, why did it happen कि इंडिया became an exporter of gold? इंडिया के पास तो गोल्ड था ही नहीं। बताओ।
हाउ डिड इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड? इंडिया के सर एक पास बार क्वेश्चन रिपीट करना। इस लाइन का मतलब बताओ, हाउ डिड इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स नोटेबली गोल्ड? इंडिया के पास गोल्ड माइन है, इतनी है कि कंसिडरेबली तुम मानो। सर इतनी तो नहीं है गोल्ड माइंस की, ये कहते हैं एक्सपोर्ट कर सके थे प्रीशियस मेटल्स को। क्वेश्चन में कहां से आ गया इतना गोल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं? लॉजिक तुम्हें बताया था मैंने। देखो एक चीज समझना, इंडिया के पास में घरों के अंदर, नॉट इन द बैंक्स, मंदिरों के अंदर भी बहुत ज्यादा गोल्ड है। हमारे सब में कल्चर होता है ना, शादी के अंदर कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, दिवाली पे, धनतेरस, गोल्ड खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? दो रीजन है। एक तो ऑर्नामेंटल है, ठीक है, ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाना है। दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट और किसी चीजों में भी कर सकते हो, बट गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। सेफेस्ट क्यों? बैंक फेल हो गए, प्राइस गिर जाएगा, बैंक से पैसा नहीं मिलेगा, बट गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड पे यू कैन ऑलवेज सेल, कभी भी बेच सकते हो, उस पर लोन ले सकते हो। तो इंडियन जो वुमेन होती है उनके पास में, हर किसी के पास में एक एसेट होता है खुद का, दैट इज द गोल्ड ओनली। तो यहाँ पे अब एक चीज देखना, इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस गोल्ड कैसे बन जाएगा? बिकॉज मोर्टगेजिंग हो रही है ना, अपनी ज्वेलरी को सेल कर रहे हैं। कोई भी आदमी इंडिया में कितना भी गरीब होगा ना, कितना भी गरीब, बट उसके पास में ज्वेलरी फिर भी मिलेगी, खासकर वुमेन के पास कभी भी मिलेगी, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द कल्चर। तो पीजेंट पे डेट आएगा, तो डेट आएगा तो क्या करेंगे? अपनी ज्वेलरी को लोग बेच देंगे, ज्वेलरी को बेचेंगे मनी लैंडर्स। और मनी लैंडर, इंडिया का सारा पैसा जो है कहाँ जाएगा? इंडिया का सारा पैसा ऑलरेडी कहाँ जा रहा है? यूरोप में, ब्रिटेन में जाएगा ना रिकवरी के लिए। तो ये एक्सपोर्टर यहाँ से हुआ, ये कोई एक्सपोर्ट बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इंडिया का जो गोल्ड है, ज्वेलरी जो है, वो जा रही थी, जो मोर्टगेज हो रही थी। और सी दिस थिंग, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, उसने क्या बोला कि ये जो गोल्ड इंडिया का घरों से निकल के थ्रू मनी लैंडर्स फिर ब्रिटेन जो गया, पूरे स्लो डाउन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जल्दी बताओ। It was the starting of this depression, which was the place? कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था डिप्रेशन हमारा? गैस करो। अच्छा एक मिनट। सर ब्रिटेन। यस, ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। ब्रिटेन सबसे पावरफुल थी, वॉर किया, ब्रिटेन खुद ने वॉर लोन्स लिए थे, खत्म हो गया। अब ब्रिटेन की रिकवरी के लिए, अब ये चेन कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो ब्रिटेन की शुरुआत थी, ब्रिटेन के पास में पैसा नहीं था, ठीक है, अब ये चेन कंप्लीट कर देते हैं। सी दिस थिंग, जब भी समझ में नहीं पूछना स्टार्टिंग कैसे हुई थी। ब्रिटेन था यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटेन ने पैसा लिया था यूएसए से, ठीक है, पैसा दे नहीं पाया तो फिर डिप्रेशन आ गया। अभी इंडिया जो है, इंडिया पे डिप्रेशन आया तो इंडिया से पैसा ब्रिटेन ने ले लिया, गोल्ड ले लिया ना सारा, ये गोल्ड ब्रिटेन ने ले लिया, तो यही गोल्ड से जो पेमेंट होगी ये यूएसए को पे कर देगा, हो गई रिकवरी। दिस इज द रिकवरी, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये पुअर हो गया, ये वेरी रिच हो गया यूएस, और ये जो है कंपैरेटिवली पहले से ठीक हो गया जो भी सिचुएशन। और ये जो रूरल इंडिया में कब हो रहा है? 1929 के बाद में, ठीक है। नेशनलिज्म ऑफ इंडिया चैप्टर याद रखना, 1931 में एक मूवमेंट हुई थी। कौन सी मूवमेंट थी? जल्दी बताओ। What was the movement that started in 1931 in India by महात्मा गांधी? जल्दी बताओ। भूल गए इतनी जल्दी चैप्टर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई 1931 में। इसी पे जो एंगर था कि इंडियन वुमेन का जो गोल्ड गया है, इसकी वजह से एंगर था, इस एंगर को चैनलाइज किया महात्मा गांधी ने यहाँ पे। एंड दिस वाज द रीजन कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर अ मोर नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड देन नॉन कोऑपरेशन, जो 1920 में हुई थी। मैंने बताया था एक डिफरेंस, 1920 वाली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम
वर्सेस 1931 वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा था यहाँ पे। रीजन, वन ऑफ द रीजन वाज उनका गोल्ड जो था मनी लेंडर्स के थ्रू चला गया इंडिया से बाहर। जो सोने की चिड़िया वाला कंसेप्ट था ना, गोल्डन स्पैरो, दिस वाज द लास्ट थिंग दैट हैपेंड इन इंडिया। बचा कुचा गोल्ड भी इंडिया का वहां चला गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? नो। तो ये कैसे भूल गए तुम सिविल डिसोबीडियंस की डेट वगैरह? दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस, रटना नहीं था उसको, ठीक है? तो ये पूरा चैनल बन गया और दिस वाज द, ये अनदर मास्टर स्ट्रोक ऑफ महात्मा गांधी 1931 में वुमेन को जोड़ना, ठीक है? मैंने इसलिए बिकॉज एंगर था, एंगर को चैनलाइज करना चाहिए हमें। हमें किसी पे गुस्सा आता है, सो ऑलवेज चैनलाइज दैट एंगर instead of doing harm to ourselves, doing also doing harm to others। अगर तुम एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लोगे ना, सो यू विल गेट बेनिफिट। ये एक ट्रिक होती है अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। ऑलवेज डू दैट, ऑलवेज फॉलो दैट इन योर लाइफ। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास, विल मीट टुमारो। रीडिंग करते रहना चैप्टर की, डू नॉट स्किप द रीडिंग्स। थैंक यू सर। ओके।